So let's start with this term itself, reflection of light. So let's consider कि आपके पास यहाँ पे एक सरफेस है एंड लेट्स से कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है. एंड फॉर अ वाइल लेट्स कंसिडर कि ये बिल्कुल ओपेक सरफेस है. यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज लेट्स से ओपेक सॉलिड सरफेस, ठीक है. अब जब लाइट इसके ऊपर फॉल करती है कुछ इस तरह से, तो क्या है, लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करती है. कहने का मतलब बाउंस बैक करती है. इसी बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. सही है ना. लाइट जो ये वापस आई है, इसी को हम बोलते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है. एक चीज को यहाँ पे जस्ट समझ के चलना है आपको कि लाइट जब भी किसी सरफेस के ऊपर, खासतौर पे सॉलिड सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, या इन जनरल किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट जब फॉल करेगी, तो लाइट के साथ दो तीन चीजें हो सकती हैं. या तो लाइट की कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हो सकती है, सही है. या लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, हो सकता है अगर वो सरफेस किस तरह का है, ट्रांसपेरेंट सा है, तो लाइट उसके बीच में से पास कर सकती है ना. लाइट की कुछ ना कुछ आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल सकती है, सही है. फॉर एग्जाम्पल इसी केस में मान लेते हैं, अगर जो ये सरफेस है इसको मैं ओपेक ना बोलूँ, मैं ट्रांसपेरेंट बोलूँ, तो लाइट अगर इस तरह से आ रही होगी तो उसकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी. ठीक है ना. या फिर लाइट क्या कर सकती है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकती है. अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो वो सरफेस लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब भी कर सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सही है. तो लाइट के साथ ही दो तीन चीजें होती हैं जब भी वो किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है. बट जब मैंने बोला ये एक ओपेक सॉलिड सरफेस है, तो आप मान के चल सकते हो अगर ओपेक है तो यस, तो रिफ्रैक्शन तो नहीं होगी. बाकी क्या रह जाती हैं चीजें, रिफ्लेक्शन या फिर एब्जॉर्प्शन. तो ये तो लेट्स इरेज इट फॉर अ वाइल. ये दो फिनोमिना तो अब भी हो सकते हैं. अब अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो और एब्जॉर्प्शन कम से कम हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस को बिल्कुल हाईली पॉलिश्ड बना देते हैं. राइट, हाईली पॉलिश्ड, बिकॉज जैसे ही मैं इस सरफेस को हाईली पॉलिश्ड बनाऊंगा, तो लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और एब्जॉर्प्शन कम से कम होगी. ठीक है. इतनी चीज बस आपको माइंड में रखनी है कि जितना अच्छा पॉलिश्ड सरफेस, उतनी अच्छी रिफ्लेक्शन वो करेगा और एब्जॉर्प्शन उतनी कम करेगा. राइट. अदरवाइज रिफ्लेक्शन तो एक बहुत रफ सी सरफेस भी कर लेती है, एक रफ सी दीवार है वो भी कर लेती है. बट वैसे केस में एब्जॉर्प्शन भी काफी ज्यादा लाइट की ऑब्वियसली वहां पे देखने को आपको मिलने वाली है. ठीक है. वहां पे दोनों चीजें यहाँ पे हो रही हैं. चलो, इसी के साथ रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक, ये वाला रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. की रिफ्लेक्शन तो दोनों तरह के केसेस में हो सकती है. अगर बिल्कुल एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, मान लेते हैं कि मिरर है, लेट्स कंसिडर अ प्लेन मिरर, जो कि इस तरह से मान लो पीछे से क्या है, कोटेड है, हाईली पॉलिश्ड है. आमतौर पे यहाँ पे एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की कोटिंग कर रखी होती है, सो दैट लाइट इसके आर पार ना जा सके. अब जो मिरर है इसको मैं बोल सकता हूँ हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, बहुत ही प्लेन सा मटेरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है. तो लाइट अब जब इसके ऊपर फॉल करती है, मान लेते हैं मल्टीपल लाइट की रेज हैं, वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, एंड लेट्स कंसिडर ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं. तो टकराने के बाद भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल ही जाती हैं इस तरह से. इसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर आपके पास पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट थी, दीज आर द इंसिडेंट रेज जो आ रही हैं, अगर वो यहाँ पे टकराती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. इस तरह की रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. और ये हमेशा कौन कर सकता है, सिर्फ एक पॉलिश्ड सरफेस ही कर सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज ना हो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास बहुत एक रफ सी सरफेस है, अब मान लेते हैं कोई इस तरह की सरफेस है जिसमें बहुत सारी रेगुलरिटीज हैं. अब यहां पे गौर करो, अगर मल्टीपल रेज इस तरह से आ रही हैं, वन इज दिस वन, सेकंड इज लेट से दिस वन, ठीक है, थर्ड वन इज
लेट्स से दिस वन। अब ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि जहां पे लाइट फॉल करी वो किस तरह के एंगल पे है, वो ऐसे सीधा है, वो उसका एंगल कुछ ऐसे है या ऐसे है, डिपेंडिंग ऑन दैट ये अलग अलग रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं। ठीक है, जैसे यहां गौर करेंगे तो नजर आ रहा है थोड़ा सा कुछ इस तरह का एंगल है, तो लाइट हो सकता है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ या स्लाइटली इस तरफ चली जाए। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह का एंगल लग रहा है, यहाँ हो सकता है लाइट इधर चली जाए। ठीक है, एंड यहाँ अगर देखते हैं तो इसका एंगल स्लाइटली ऐसे है, टुवर्ड्स राइट ये टिल्टेड है, तो यहाँ हो सकता है लाइट कुछ इस तरह से चली जाए। आफ्टर ऑल यहाँ पे फॉलो क्या होने वाला है, कुछ लॉज होते हैं जिसे हम अगली स्लाइड में ही पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों को इक्वल करना होता है। सही है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपको दिख रहा है इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ तो नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, बिल्कुल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल कुछ रफली लेट से कुछ इस तरह का होगा, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक रफ सी सरफेस हो, ठीक है, दिस इज अ रफ सरफेस, ऐसे केस में अगर आपके पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट भी आ रही हैं, जो इंसिडेंट थी, इंसिडेंट रेज अगर वो पैरेलल भी हैं, तब भी जितनी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल हों आपस में, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कोई किधर को जा सकती है, कोई किधर को जा सकती है। ठीक है, इस तरह की रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर मान लो एक दीवार है, उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है और रिफ्लेक्शन कॉज कर रही है, तो वो किस तरह की रिफ्लेक्शन होगी, ऑब्वियसली एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी, तभी आपको वहां पे अपनी जो शक्ल है वो नजर नहीं आती है जब आप दीवार में देखते हो। सही है, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना फेस नजर आता है, वहां भी रिफ्लेक्शन ही हो रही है, रिफ्लेक्शन तो दीवार भी करती है, रिफ्लेक्शन तो और भी सर्फेसिस करती हैं, फिर वहां हमें अपनी शक्ल क्यों नजर नहीं आती है, बिकॉज वो जो रिफ्लेक्शन है वो एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, वहां सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही होती हैं, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जिसके बारे में क्लास 10th में भी ऑल्दो हमने पढ़ा है, सो क्विकली इसको देखते हैं। पहला जो लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है, कोई भी सरफेस हो हमारे पास, चाहे वो एक प्लेन मिरर हो, चाहे एक स्फेरिकल मिरर हो, चाहे बहुत ज्यादा कोई रफ सी सरफेस हो, हर एक तरह की सरफेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो वैलिड होते हैं। इस चीज को तो पहले आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस होगी सिर्फ उसी के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, नो, इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, हर एक तरह की सरफेस के लिए ये चीज तो वैलिड है, डेफिनेटली वैलिड है, तभी इसको हम लॉ बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हर एक तरह की सरफेस के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। मान लेते हैं प्लेन मिरर है, यहां पे इसको कोट कर देते हैं एल्यूमिनियम से, लाइट आई यहां पे फॉल करा। अब देखो, अगर हमें यहां पे नॉर्मल बनाना हो, नॉर्मल हमेशा कहां पे बनता है, जहां पे लाइट गिरती है, लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है ना, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर, तो वहां पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल का मतलब सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से इस तरह से, एंड हम गौर करेंगे कि ये जो एंगल है इंसिडेंट रे का और नॉर्मल का, इसे बोला जाता है एंगल आई, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। अब एंगल आर कौन होगा, देखो लाइट अब रिफ्लेक्ट करेगी, तो लेट से कुछ इधर जाएगी ऐसे, तो इसी नॉर्मल का इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल है ये वाला, इसे बोला जाता है एंगल आर। दिस इज एंगल आर, जिसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ कि एंगल आई एंगल आर ये दोनों जो एंगल्स हैं आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, फिर चाहे हमारे पास इस तरह का एक स्फेरिकल मिरर ही क्यों ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करा है, अगर यहाँ भी मैं कुछ इस तरह से लाइट को फॉल करवाता हूँ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल है अगर वो कुछ इस तरह से है, तब भी लाइट इस तरह से जाएगी, और ये एंगल आई
और ये वाला एंगल आर तब भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सही है। अब जो ये था, इट इज कॉन्वेक्स मिरर। क्वाइट सिमिलरली अगर कॉनकेव मिरर भी हो उसके लिए भी आपको ये जो लॉ है ये आपको वैलिड देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रा सोचते हैं कि अगर हमें पता है कि एंगल आई जो है वो 25 डिग्रीज का है, तो एंगल आर कितना होगा? ऑब्वियसली 25 डिग्रीज का होगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा जस्ट मॉडिफाई करके हम ऐसा बोल सकते हैं, एंगल आई जो है वो 10 डिग्रीज का है। ठीक है, ध्यान से समझना, एंगल आई जो है वो 10 डिग्रीज का है। नाउ व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे? द आंसर इज इट विल बी 20 डिग्रीज। सही है। एंगल आई मैं बोल रहा हूं, अगर ये वाला एंगल जो है 10 डिग्रीज का है, तो एंगल तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का बीच में एंगल कितना होगा? दैट मीन्स ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा हूं 10 + 10, सो इट विल बी 20 डिग्रीज। सही है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा, कि मान लेते हैं आपके पास एक प्लेन मिरर है जिसको हमने 10 डिग्री से टिल्ट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने डिग्री से टर्न करेगी या टिल्ट कर जाएगी? अगर मैं एज्यूम करके चलता हूं कि इंसिडेंट रे को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो बिल्कुल वैसे की वैसे है, तो देखो डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक मिरर है, राइट, इट इज अ प्लेन मिरर। लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द नॉर्मल, दिस वन इज द एंगल आई, एंड कुछ इस तरह से होगी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ नहीं, अंदर लिखते हैं, दिस वन इज द एंगल आर। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग कि दीज बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल। अब हमने क्या करा, इस इंसिडेंट रे को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, बिल्कुल ही स्टेशनरी है, जैसा थी वैसी ही है, सिर्फ हमने इस मिरर को चेंज कर दिया। तो मान लेते हैं पहले जो ये मिरर है, लेट्स कॉल इट, जो इसकी पोजीशन है ए बी। ठीक है, अब हमने लेट्स से कि कुछ इस तरह से इसको टिल्ट कर दिया। नाउ लेट्स कॉल इट, जो इसकी न्यू पोजीशन है, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो ये जो हमने है इसे 10 डिग्री से टिल्ट करा है, सो दिस इज 10 डिग्रीज। ऑब्वियसली यहाँ भी 10 डिग्री से टिल्ट हुआ होगा। मोर ओवर जो अब नया इसका नॉर्मल रहेगा और पुराना जो नॉर्मल है, यहाँ अभी हमें 10 डिग्रीज चेंज देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ये मिरर है, यहाँ उसका नॉर्मल था, सही है, और अगर मैं इस मिरर को टिल्ट करूंगा ऐसे, तो उसी के साथ उसका जो नॉर्मल है वो भी क्या करेगा, टिल्ट करेगा। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, वो तो ऑब्वियसली टिल्ट करने के बाद भी वैलिड तो रहेगा, बट डिफरेंस ये है, अब जो एंगल्स हैं ये थोड़े से चेंज हो चुके हैं। देखो इंसिडेंट रे वैसे की वैसे है, बट हमने नॉर्मल को चेंज कर दिया यहाँ से यहाँ पे। पहले एंगल आई कितना था, सिर्फ ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है, आई में 10 डिग्रीज और जुड़ चुका है। अब जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहने का मतलब, सही है, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इसको ऐसा बोल दें, है ना, आई डैश, दैट इज पहले वाला एंगल आई प्लस 10 डिग्रीज। सही है। अब बहुत गौर से आपको देखना है, दिस इज द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी नई वाली, वो किस तरह की होगी? क्यों ना इसको किसी अलग कलर से शो करें, ब्लू कलर से शो कर देते हैं। गौर करना, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है। इतना ही कुछ यहाँ पे अब मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, तो कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगी रिफ्लेक्टेड रे नई वाली। ठीक है, लेट्स कॉल कि जो ये वाला एंगल है, दिस इज न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सच दैट दिस न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू दिस न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो ये नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है ये पूरा, ठीक है, ये भी देखा जाए तो इस चीज के इक्वली होगा, एंगल आई प्लस 10 डिग्रीज के, बिकॉज इन दोनों को आपस में इक्वल होना है ना। सही है। ओके, अब बहुत ध्यान से हमें इसको गौर करना पड़ेगा। हमें फाइंड क्या करना है
कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने एंगल से चेंज हुआ है, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। फॉर दैट हमें इतना पता है कि पूरा जो एंगल है ये आई प्लस 10 डिग्रीज का है, ये वाला पूरा, दिस इज एंगल आई प्लस 10 डिग्रीज, सही है। और उसमें से ये वाला एंगल, इतना एंगल कितना होगा, वी डोंट नो। हमें तो इतना एंगल पता था, दिस इज एंगल आर, ये देखो ये नीचे लिख रखा है, बट अगर ये आर है तो मैं इसको आई भी बोल सकता हूँ, और ये अगर पूरा आई है और उस आई में से अगर ये वाला 10 मैं माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली इतना एंगल हमें पता लग गया, ये कितना होगा, आई माइनस 10 होगा, सही है। एंड नाउ सिंपल आपको एल्जेब्रा यूज करना है कि अगर ये पूरा एंगल आई प्लस 10 है और उसमें से ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये आई माइनस 10 है, तो ये बाकी का एंगल कितना होगा, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो लेट्स से इसे हम कुछ भी बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट एक्स मान लें, ठीक है। एंड एंगल आई माइनस 10 प्लस ये जो एक्स है दैट इज इक्वल्स टू आई प्लस 10, आई से आई कटेगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्रीज आ जाने वाली है। दैट मीन्स अगर हम जो मिरर है उसे 10 डिग्री से टिल्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे पहले के मुकाबले में 20 डिग्री से टिल्ट हो जाएगी। तो ये 20 डिग्री किस चीज़ों का एंगल है, इस चीज़ को बस आपको समझना है, जो पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे थी और जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसको बाय द वे डायरेक्टली याद भी रख लेना, अगर 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि जब भी ऐसा होता है तो जितना भी एंगल आपको गिवन होगा ना जस्ट उसका आपको डबल कर देना है। अगर यहाँ पे बोला होता 15 डिग्री से हमने मिरर को टिल्ट करा तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री से क्या हो जाती, टिल्ट कर जाती, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको बढ़िया लगी होगी। सो आई होप फर्स्ट लॉ आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, दिस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर वाला। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दो ही हमारे पास लॉज होते हैं। सेकंड लॉ में जस्ट आपको ये 3 चीज़ों का नाम जस्ट याद रखना है। पहला इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही है हमारे तरफ या किसी भी सरफेस की तरफ। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जा रही है। और तीसरा नॉर्मल, बट इसको और स्पेसिफाई करेंगे कि नॉर्मल कहाँ बन रहा है। नॉर्मल हम कहाँ कंसिडर करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइट जहां पे हिट कर रही है सरफेस के ऊपर, सही है। ये तीनों जो चीजें हमने यहां पे लिखी हैं दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो मान लो अगर ये लाइट यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट रे है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये तो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। इसी चीज को बिल्कुल लेट से हम टॉप से देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऊपर से अगर आप देखते हो तो मान लो जो ये सरफेस है जिसको हमने जस्ट एक लाइन से दिखाया है, ऊपर से देखने पे हो सकता है हमें सरफेस जो है इटसेल्फ हमें कुछ इस तरह की नजर आए, ठीक है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल हमें एक सिंगल लाइन में ही ऊपर से देखने में नजर आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से जब मैं देखूंगा तो इंसिडेंट रे कहीं और जा रही थी, नॉर्मल कहीं और जाए और रिफ्लेक्टेड रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है। दैट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज विच आर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। सो मान लेते हैं अगर इस तरह से आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप इसके सामने खड़े होके अपनी इमेज को देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज बन रही होगी वो उतनी ही दूर बनेगी जितना आप इससे दूर खड़े हो, ठीक है। जितना आपका और इस मिरर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस तरह से होगा आपकी इमेज का और इस मिरर का, ठीक है। सो कुछ इस तरह को आप इस तरह से आपको अपनी इमेज नजर आएगी, ठीक है। जितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं अगर ये जो है ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस है या 5 मीटर्स का डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, 5 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। दोनों डिस्टेंसेस ऑलवेज इक्वल होंगे प्लेन मिरर के केस में। दूसरा पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरह से जितनी आपकी हाइट है वो आपको सेम नजर आएगी इस इमेज में भी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्लेन मिरर है वो आपसे छोटे साइज की इमेज को बनाए या आपसे बड़ी साइज की इमेज को बनाए। इवन अगर बहुत छोटा सा मिरर भी है, सही है ना, इसको अच्छे समझ के चलें,
ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ लिया और याद रख लिया, इवन अगर आपके पास बहुत छोटा सा मिरर भी है तब भी वो उतने ही साइज की इमेज को बनाता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ऐसा नहीं है कि अगर एक छोटा प्लेन मिरर है तो वो छोटी इमेजेस को बनाएगा, अगर बहुत बड़ा सा प्लेन मिरर हो तो बहुत कोई बड़ी इमेज को बनाएगा, ऐसा नहीं है। जितना उस ऑब्जेक्ट का असल साइज होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का साइज नजर आएगा हमें उस मिरर में। हाँ, ये हो सकता है उस छोटे से मिरर में एरिया बहुत कम कवर हो जिसकी वजह से हमें अपीयर उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही हो रहा हो, वो अलग बात है, सही है। बट उस ऑब्जेक्ट का साइज जितना एक्चुअल में है वैसा ही हमें नजर में आएगा उस मिरर में। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस लाइन। देन थर्ड वन, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो हमें पता ही लग रहा है, बिल्कुल सीधी इमेज है, ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से हमें उल्टी इमेज नजर आ रही है ठीक है ना। हमेशा प्लेन मिरर जो है वो इरेक्ट इमेजेस को ही फॉर्म करता है, सीधी इमेजेस को ही फॉर्म करता है, तभी हम इसे घरों में आमतौर पर यूज करते हैं, सही है ना। वर्चुअल का क्या मतलब है कि इसे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। किसी स्क्रीन के ऊपर मैं अगर इस इमेज को बनाना चाहूंगा तो मैं नहीं बना सकता, ठीक है, बिकॉज जो ये इमेज है ये एक वर्चुअल इमेज है, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। गौर करो, अगर मैं शीशे से आगे खड़ा हूं तो ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, और मिरर के केस में जो भी इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं वो कैसी होती हैं, वर्चुअल इमेजेस होती हैं। उन्हें हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते बिकॉज लाइट एक्चुअल में यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं एक वर्चुअल इमेज है। ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है जो हमें नजर आ रहा है कि बिहाइंड द मिरर कोई हमारे जैसा बंदा खड़ा है, ठीक। फोर्थ वन इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा, अगर मैं इसमें देखूंगा तो मुझे वो राइट की तरफ अपीयर होगा, एंड सिमिलरली जो मेरा जो मेरा राइट हैंड होगा वो मुझे मिरर में लेफ्ट के टुवर्ड्स अपीयर होगा, सही है। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास मिरर है और उसके सामने मैं एक पेज के ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ, अगर तो अल्फ़ाबेट कुछ ऐसा है फिर तो मुझे वैसा ही वो नज़र आएगा इस तरह से, बिकॉज वर्टिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, सही है। बट अगर मेरे पास कोई और लेटर लिखा है, मान लो सी लिखा है, तो मुझे मिरर में इस तरह का वो अपीयर होगा, सही है। अगर हम ई लिखेंगे तो हमें वो इस तरह से अपीयर होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी इमेजेस होती हैं वो लेटरली इन्वर्ट हो जाती हैं, वो फ्लिप हो जाती हैं एक तरह से, अगर हम समझना चाहें इस चीज़ को। सो प्रॉपर लिखना है इसको, बट इसी तरह से वर्डिंग में है दैट दिस इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना इसको। देन द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ना। वी हैव इन जनरल टू काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मान लो अगर मैं राइट साइड की तरफ की कोटिंग शो करता हूँ इस तरह से एल्यूमिनियम की, विच इज लाइक वी जनरली डू, है ना, तो मैं दोनों को क्या नेम दूंगा। दिस वन इज, ये कौन सा मिरर हुआ। अच्छा, मिरर का नाम लिखने से पहले हम देखते हैं कि ये जो है दिस इज द कोटेड साइड, है ना, एल्यूमिनियम की कोटिंग करी है मान लो। यहां भी जो ये है दिस इज द साइड विच इज कोटेड विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कोटेड साइड, ठीक है। एंड हमें अगर अपना फेस देखना है, इमेजेस को देखना है, तो किस साइड से देखेंगे, इस साइड से, विच इज नोट कोटेड बाय द एल्यूमिनियम। सो इसको बोला जाता है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड। सिमिलरली दिस इज द रिफ्लेक्टिंग साइड। अब देखते हैं कि कौन सा मिरर कौन है, राइट। सो इसमें देखेंगे तो गौर से देखो, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो क्या है, इट इज बल्जिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये वाली जो साइड है, सही है, इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो इस तरह का जो मिरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ कॉन्वेक्स मिरर। याद इसको कैसे रखेंगे, इस ई एक्स से, एक्स का मतलब होता है बाहर। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि बाहर जाओ, तो एग्जिट, एग्जिट करना मतलब बाहर जाना। ई एक्स जहां भी होगा इसका मतलब होता है बाहर,
ठीक है, तो उस तरह से इसको आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मीन्स ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। सिमिलरली बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड इस तरह से अंदर को धसी हुई है, इसे हम क्या नेम देंगे, वी विल कॉल इट कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको एक लर्न है तो दूसरा तो आपको ध्यान में ही होगा, देख के पहचान करनी तो आनी चाहिए क्लास 10th का, बिकॉज ये टॉपिक बनता है। सही है। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर विद कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में बहुत बार आई गेस यूज़ करा हुआ है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर का। ठीक है, इसमें क्या होता है दैट जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। सही है, आर इज इक्वल्स टू 2f। बहुत बार हम इस चीज़ को यूज़ करते आए हैं क्लास 10th में, बट पहली बार यहाँ पे क्लास 12th में हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ सामने आता है। सो बनाते हैं इस रिलेशनशिप का, हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्टली लुक एट दिस डायग्राम। वी हैव द कॉनकेव मिरर। नाउ दिस इज द पोल, दिस इज फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करके चलूंगा ये टर्म्स एटलीस्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है। देन हमें पता है कि फोकस से लेके पोल तक की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ। सिमिलरली सी से लेके पी तक की जो दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ठीक है, एंड लेट्स से कि इस तरह से इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल है बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड वो टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस में से पास करती है। ये रूल्स ऑलरेडी क्लास 10th वाले रूल्स ही हैं जो हम यहाँ पे दोबारा से यूज कर रहे हैं। सही है, ए पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो वो भी हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से ही पास करता है। बिकॉज अगर आपके पास एक सर्कल हो एंड इसकी सरफेस के ऊपर कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसके ऊपर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाना है तो वो इस सर्कल के सेंटर में से ही पास करेगा। दिस इज फॉर श्योर, कुछ इस तरह से। ठीक है, कहीं से भी बना लो, अगर यहाँ भी बनाओगे तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, अगर यहाँ बनाओगे देन दिस विल बी द परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ रखा है, वही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द नॉर्मल, बिकॉज ये सरफेस के यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी थीटा। दोनों को हमने एक ही नाम दे दिया बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इक्वल, उनके मेजर्स इक्वल हैं। अब देखो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, मैथमेटिकल पार्ट है अब इसके बाद सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एविडेंट दैट एंगल ओ ए एफ जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ पी, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ z के जैसी फॉर्मेशन नज़र आ रही है। क्लास 10th में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ऐसी चीज़ों को यूज़ करा हुआ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। अब यहाँ अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा है, तो टोटल एंगल 2 थीटा है, तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2 थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। अब गौर करो इस ट्रायंगल में, ए सी एन ट्रायंगल में, या सी एन ए ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्रीज हमने यहाँ पे लेट से खुद से हमने एक बना दिया। मोर ओवर एक्चुअल में जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस है। बट अगर जो ये मिरर है ये बहुत छोटे से अपर्चर वाला मिरर है, बहुत छोटा जब अपर्चर होता है, अपर्चर छोटे होने का मतलब है कि जो ए एन है ये बहुत छोटा है। ठीक है, अगर ये भी बहुत छोटा होगा ए एन, तो हम ये भी कह सकते हैं ए एन से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ये तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि अगर एक ऐसा मिरर जिसका अपर्चर छोटा होता है, उसके लिए एन और पी पॉइंट जो ये बनाए हैं हमने, इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा। दैट मीन्स फोकल लेंथ को अगर मैं एफ पी ना कह के मैं एफ एन भी कह दूं तो भी चलेगा। मोर ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर को सी पी ना कह के मैं सी एन भी अगर कह दूं तो भी यहां पे मेरा काम चल जाने वाला है। ठीक है, इसको हम डेरिवेशन में इसी तरह से यूज करने वाले हैं, राइट। अब देखो जरा इस ट्रायंगल में सी एन ए ट्रायंगल जो बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाई। ठीक है, इसमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ए एन
अपॉन एन सी, ए एन अपॉन सी एन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? लेट मी राइट ओवर हियर इन ट्रायंगल सी एन ए। सही है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन सी एन। अब जैसा हमने बोला कि इसका अपर्चर तो बहुत छोटा है, मिरर का छोटा अपर्चर होगा, दैट मीन्स थीटा बहुत छोटा होगा। एंड फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल थीटा जो टेन थीटा होता है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के ही। सो ये टेन थीटा भी क्या बन जाएगा? थीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई सी एन। अब जो ये सी एन है, जैसा हमने पहले बोला, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। वैसे सी से लेके पी तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट ये बहुत पास पास हैं पॉइंट्स। सो सी एन को भी मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान सकता हूँ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखना है तो चाहे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट करा थीटा के, फिर सी एन को अप्रोक्सीमेट करा है आर के, तो ये लिखना ज्यादा सूटेबल यहाँ पे होगा। लेट्स कॉल इट दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने गौर करना है एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, दैट इज एफ एन ए। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल एफ एन ए, यहाँ पर भी हमें टेन थीटा चाहिए। सो आई एम राइटिंग टेन थीटा। अच्छा, यहाँ पे एंगल जो है ये टू थीटा है, गौर करना, एफ एन ए। यहाँ एंगल टू थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे? टेन ऑफ टू थीटा। सही है ना? पहले जो ट्रायंगल लिया था सी एन ए, उसमें जो ये एंगल बन रहा था बेस और हाइपोटेन्यूज का, दैट वाज थीटा, तो हमने यहाँ पे थीटा लिखा है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टू थीटा था तो यहाँ मैंने लिखा टू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स ए एन अपॉन एफ एन। अब यहाँ पे भी हम वही अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे दैट वेरी स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं। सो टेन टू थीटा को मैं सिर्फ टू थीटा लिख सकता हूँ, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई एफ एन। अब जो एफ एन है इसे मैं क्या बोलूंगा? इट इज ऑलमोस्ट अवर फोकल लेंथ। वैसे फोकल लेंथ होती है एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस, बट फॉर स्मॉल अपर्चर इसको एफ से लेके एन तक का डिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आधे से ज्यादा काम तो हमारा डन हो चुका है। अब जरा कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, या ऐसे कर लो, जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बोला ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन ना बोल के फिलहाल दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू ए एन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, नाउ लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, इसी को मैंने इसमें चेंज कर लिया। अब देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड। क्या दोनों की लेफ्ट साइड अब सेम हो चुकी है? यस, इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 2 से। ठीक है, लेफ्ट साइड मेरे पास दोनों इक्वेशंस की सेम है, दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स जो हैं वो भी क्या होंगी? आपस में सेम होंगी। सो मैं क्या लिखूंगा? टू ए एन अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एफ। ठीक है, ए एन अपॉन एफ, ए एन से ए एन भी यहां पे कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास आएगा टू अपॉन आर अप्रोक्सीमेटली किस चीज के इक्वल होता है? वन अपॉन एफ के इक्वल होता है। सही है, एंड जब हम बोल ही रहे हैं कि बहुत छोटा अपर्चर है, आई हैव कंसिडर्ड इट कि जो मिरर है बहुत ही छोटा है, तब अगर मैं चाहूँ इसको इक्वल टू भी लिख ही सकता हूँ। बात वही है कि जितना अपर्चर इसका बड़ा होगा ना, फिर यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाएगा तो अप्रोक्सीमेट हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। सही है, बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो फिर तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल ना भी हो, अगर अपर्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो। ठीक है, सही है, तो जितना छोटा अपर्चर उतना ही ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। हमें दैट मीन्स यहाँ पे ये भी पता लगा। क्लास 10th में हमने बहुत डिटेल में तो इस चीज़ की बात नहीं करी होती, ब्रीफ में ऑल दो हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये जो चीज़ें हैं ये वैलिड हैं सिर्फ तभी जब मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वल इस तरह से ही लिख लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर टू बाई आर दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू टू इंटू एफ।
नेक्स्ट में कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, क्लास 10th में भी हमने ऑल्दो करा है इसको, बट बहुत एक बेसिक लेवल पे करा है। तो पहले उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करें। तो वहाँ पे हमने ये बोला था कि इसको इस तरह से इमेजिन कर लो जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कि इसको पॉजिटिव एक्सेस बोल लो, इसको नेगेटिव एक्सेस, इसको पॉजिटिव वाई, इसको नेगेटिव वाई, एंड बीच में आपका होता है ओरिजिन। बस अब आपको करना क्या है कि जो भी मिरर है, चाहे कॉन्केव है चाहे कॉन्वेक्स है, उसको इस तरह से रखना है कि जो उसका पोल है वो ओरिजिन पे है। तो अगर कॉन्केव मिरर है मान लो, तो उसको इस तरह से हमने रख लिया, ठीक है। लेट्स से इस ओरिजिन पे हमने रखा है पोल, तो ओ की जगह यहाँ पे जस्ट मैंने पी ही लिख दिया, समझने में आसानी हो सके। तो वहाँ बातें इसमें तीन ही है समझने वाली, क्लास 12th के हिसाब से भी और क्लास 10th के हिसाब से भी। पहली चीज़ तो बिल्कुल सेम है कि जितने भी डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं वो सारे पोल से ही मेज़र होते हैं। फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, इन सारी चीज़ों को हमने मेज़र करना है कहाँ से? पोल से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल जो कि बिल्कुल सेम है क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। रूल्स भी डिफरेंट होते हैं क्या अलग अलग क्लासेस में? रूल्स अलग नहीं होते हैं, बस उनको समझने का तरीका अलग होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड जो चीज़ है उसमें हमने क्लास 10th में ऐसे बोला था कि अगर कोई डिस्टेंस है पोल के राइट साइड की तरफ है उसको पॉजिटिव मान लो, और लेफ्ट साइड की तरफ है तो उसको नेगेटिव मान लो। बिकॉज जैसे जो ये है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसको पॉजिटिव मान लिया। अगर कोई डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो उस तरफ हम नेगेटिव डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे मान लो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते होते हैं तो हम बोलते हैं कि जो इसका डिस्टेंस है जो यू है, मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आई से यू इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। वो तभी बोलते हैं ना बिकॉज ये जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो ये तरीका था क्लास 10th के हिसाब से समझने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लास 12th में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग लाइट रेज की, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मिरर के टुवर्ड्स जो लाइट की रेज आ रही हैं वो किस डायरेक्शन में आ रही हैं? टुवर्ड्स राइट आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं शॉर्ट में कि जो इनकमिंग रेज आ रही हैं, इनकमिंग रेज मिरर के टुवर्ड्स वो किस डायरेक्शन में आ रही हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि टुवर्ड्स राइट आ रही हैं। तो अब क्या है कि अगर कोई भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। राइट ही क्यों? बिकॉज हमें ये चीज को देखना है कि इनकमिंग रेज किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर कोई डिस्टेंस इनकमिंग रेज की डायरेक्शन में होगा मतलब राइट की डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव बोल देंगे, और अगर कोई भी डिस्टेंस इनकमिंग रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो हम उसको नेगेटिव बोल देंगे। तो बात वही है अगर मैं रिलेट करूं तो, बट उसको जस्ट फ्रेज करने का तरीका डिफरेंस है, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पे बदल चुका है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ तो देखो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैं क्लास 10th में आपसे पूछता कि मान लो ये आपको मैंने एक मिरर दे दिया, कोटिंग यहाँ कर दी इस बार मैंने लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है ऐसे, एंड ऑब्जेक्ट को अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एंड मान लो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है ना, इस मिरर से। मान लो इमेज का डिस्टेंस वगैरह भी मैंने आपको बता दिया, फिर मैं आपको बोलता अब मिरर फॉर्मूला वगैरह को यूज़ करो और बताओ इसकी फोकल लेंथ वगैरह कितनी होगी, है ना। अब बात तो ठीक है, अगर मैं आपको यू बता दूं, वी लेट से वी बता दूं, तो आप एफ को कैलकुलेट तो कर ही पाओगे यूजिंग द मिरर्स फॉर्मूला। बट कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे अगर मैं इसको ऐसा सेटअप उनको दिखाता हूँ क्लास 10th में कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ होता था हर बार, यहाँ ऑब्जेक्ट ही राइट साइड की तरफ हो गया, उसकी वजह से क्या पता क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी सोच में कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को हो सकता है स्किप कर दें क्लास 10th में, सही है ना। बट अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बिकॉज अब हमने इस रूल को उस तरह से क्रैम नहीं करा कि राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, ठीक है। अब हमने क्या सोचा कि अगर जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से जो लाइट की रेज हैं इस मिरर के टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में आएंगी, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, देखो वो जा रही हैं इस बार टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट के टुवर्ड्स होगा उसे मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा इस बार, और जो भी डिस्टेंस राइट के टुवर्ड्स होगा उसे मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, ठीक है। इस तरह से सोचने में हमें ये बेनिफिट होता है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पोल से, डिस्टेंस सारे मेजर हमने पोल के मुकाबले ही करने हैं, पोल के मुकाबले में ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है? टुवर्ड्स
राइट पड़ा है, राइट पड़ा है तो मतलब नेगेटिव है, तो इसे मैं -10 ही कंसिडर करूंगा। यू विल बी कंसिडर्ड एज -10 सेंटीमीटर। आई होप इस चीज़ का आपको मीनिंग समझ में आया होगा और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब मैंने ऐसे बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को राइट साइड की तरफ ले लो, अगर आपने साइन कन्वेंशंस इस तरह से लर्न करी हैं। सही है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 10th वाला रूल और जो 12th वाला रूल है। चलो, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। इसी चीज को वर्डिंग में एक बार दोबारा से रीड कर लो। द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दे आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड जो डिस्टेंसेस कैसे मेजर होंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, उनको हम क्या बोल देंगे, दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, एंड जो तीसरा रूल है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द 10th वन, दैट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अगर हमें कोई हाइट वगैरह कंसिडर करनी है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, जैसे कोई इन्वर्टेड इमेज बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, तो उसकी जो हाइट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। सो इन वर्डिंग थर्ड रूल को कुछ इस तरह से आप लिखोगे दैट हाइट्स मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन perpendicular to the principal axis, they are taken as positive, and the heights measured in the downward direction perpendicular to the principal axis, they are taken as negative. So these are the three rules. एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, माइंड में रख लो। ठीक है, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपसे ये रूल्स पूछे जाएं, बट इनको बहुत बार आप यूज़ करोगे, इतना तो श्योर है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला। क्लास 10th में हमने डेरिवेशन तो इसकी नहीं करी, बट न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करे थे, 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f को लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डेराइव हम अलग अलग दो केसेस के लिए करने वाले हैं। फर्स्टली फॉर द कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन विल बी द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉनकेव मिरर के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखो रे डायग्राम का एक केस दिखा रखा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रखा है, एंड एज वी नो जो इमेज बनती है वो C एंड F के कहीं बीच में बनती है। दिस इज द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बन रही है। तीन अलग अलग रेज को यहाँ पे दिखा रखा है, ये पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस में से पास कर गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के आ रही थी वो टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद भी सेम पाथ को बैक ट्रेस करके वापस चली गई। और ये कोई और रे दिखा रखी है, राइट, आर्बिट्रेरी रे है, जो कि एट थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है, और वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ये कुछ इस तरह से निकल जा रही है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर को फॉलो कर रही है ये। तो अलग अलग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके कुछ इस तरह का हमारे पास इमेज फॉर्मेशन मिल रहा है। सही है, अब यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ द मिरर फॉर्मूला में हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं जो आपको आई होप क्लियर होना चाहिए, दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स का बेसिक मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं कि अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है, मैंने इसकी साइड्स को लिखा मान लो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेट्स से दिस वन इज 2.5 सेंटीमीटर, एंड जो दूसरी ट्रायंगल है मान लो हर एक साइड मैंने डबल करके यहाँ पे लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 4 सेंटीमीटर, इसको लिखा 6 सेंटीमीटर, इसको मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं, बिकॉज इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। अगर मैंने 2 को 4 से डिवाइड करा, अगर मैंने 2.5 को 5 से डिवाइड करा, और अगर मैंने 3 को 6 से डिवाइड करा, तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे 1/2 के इक्वल आ रही हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रायंगल्स को क्या बोला जाता है, सिमिलर ट्रायंगल्स। एंड ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इस तरह से साइड्स को देखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कुछ क्राइटेरियाज को देखना होता है, और उनमें से जो क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज द एंगल क्राइटेरिया, कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, किसी भी वो साइज की यहाँ पे हो सकती है, बट अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, और लेट से ये वाला जो एंगल है ये इधर वाले एंगल के इक्वल आ गया, दो इस तरह से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में हमने इक्वल कर दिए, एंड अगर इस तरह से है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, आपस में सिमिलर रहेंगी, मतलब इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स की जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल रहेंगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो चलो इस चीज को यूज करके अब हम किस तरह से डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला को, लेट्स सी। सो बिफोर डिराइविंग एनीथिंग हम एक छोटा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो जो एम पॉइंट है, राइट, इसमें से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि किसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। सो समथिंग लाइक दिस, डॉटेड लाइन से इसको शो कर देते हैं, है ना।
तो यहाँ कहीं पे मीट करेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस को. लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई. कहीं और हमने पॉइंट तो नहीं लिया ना? हाँ ठीक है. जो ई है आप देख रहे हो इस पी से, पोल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ है. ठीक है. इसको हमने क्यों बनाया? बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइंगल्स वगैरह हमें यहाँ पे चाहिए. तो ये अगर गुलाई में मान के चलता तो मैं इस तरह से इसको ट्राइंगल नहीं ना बोल सकता था. दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या करा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है. दैट शुड बी क्लियर. चलो अब दो ट्राइंगल्स उठाते हैं. इन ट्राइंगल एक लेके चलते हैं ए बी एंड सी. ठीक है. एंड लेट्स टेक अनदर ट्राइंगल. ए डैश बी डैश एंड सी. ये दो ट्राइंगल्स को हमने लिखा. सो वन इज दिस ट्राइंगल, अनदर वन इज दिस ट्राइंगल. तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल होंगे. और बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो आप देख रहे हो दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं. हम कह सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी. बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल. ठीक है. इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. तो क्या लिखेंगे हम? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी. दैट इज द वन पार्ट. लेट्स गिव इट इक्वेशन नंबर 1. इसके अलावा और कौन सी हम ट्राइंगल से को कंसिडर कर सकते हैं? वी कैन टेक दिस ट्राइंगल ए बी पी. इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल दिस वन ए डैश बी डैश पी. ठीक है. अब देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगी? द आंसर इज यस, बिकॉज दिस एंगल इज 90, this angle is 90, and this is theta and this is theta, because angle of incidence is equals to angle of reflection. So again by angle angle similarity, by AA similarity, क्या बोल सकते हैं इसमें? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश. सही है. दैट इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी. एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. अब ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. कंपेयरिंग 1 एंड 2, यू कैन क्लियरली सी जो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज एग्जैक्टली सेम, एंड हेंस हम राइट साइड को राइट साइड के भी इक्वेट कर सकते हैं. सो लेट्स राइट. हमारे पास क्या है? बी सी अपॉन बी डैश सी. दैट इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी. अब हमें गौर से देखना है ये सारी चीज़ें आखिरकार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. देखो ज़रा गौर से. फर्स्टली वो है बी सी. बी से लेके सी, दिस इज नथिंग. कुछ पर्टिकुलर इसको बोल नहीं ना सकते, एफ या वी या यू में से कुछ भी नहीं है ये. बट क्या मैं इस बी से सी तक की लेंथ को ऐसे बोल सकता हूँ? बी पी माइनस सी पी, है ना? बी सी को बी पी माइनस सी पी लिख सकते हैं. सो बी पी माइनस सी पी. एंड सिमिलरली जो ये बी डैश सी है इसके लिए भी मैं क्या करूंगा? सी पी माइनस बी डैश पी. सो सी पी माइनस बी डैश पी दैट इज इक्वल टू राइट साइड को बिल्कुल वैसा ही हमने रखा. अच्छा देखो ऐसे करा क्यों है? बिकॉज हमें पता है हमारे पास ये जितने भी डिस्टेंसेज हैं, यू है चाहे वी है चाहे एफ है, ये तीनों डिस्टेंसेज पोल से मेजर किए जाते हैं, है ना? अब देखो यहाँ पे पी आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है. यहाँ हमारे पास पी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया. बट यहाँ कहीं पे पी नहीं था, यहाँ भी पी प्रेजेंट नहीं था. तो अब हमने हर पार्ट में किसी ना किसी वे में पी को, पोल को इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट उस डिस्टेंस को मैं कुछ ना कुछ लिख सकूँ यू वी या फिर एफ की फॉर्म में. इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा. पहले देखते हैं बी से लेके पी तक का डिस्टेंस. बी से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है दैट इज यू, बट नेगेटिव यू होगा या पॉजिटिव यू होगा? अब ऑब्जेक्ट, बिकॉज आप देख रहे हो मिरर से लेफ्ट साइड की तरफ रखा है, तो रेज जो जा रही हैं ऑब्जेक्ट से मिरर के टुवर्ड्स दैट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट
दैट मीन्स राइट जो डायरेक्शन होने वाली है दैट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, है ना। बट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, इसका मतलब है जो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस है, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं, बी से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है दैट इज माइनस यू। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द साइन कन्वेंशन। देन सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या होने वाला है, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ द फोकस, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। सी से लेके पी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी मिरर से लेफ्ट साइड की तरफ है, तो ये भी रहने वाला है माइनस आर, या फिर सीधा मैं इसको लिख देने वाला हूँ माइनस टू एफ, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। देन व्हाट अबाउट बी डैश पी, बी डैश पी जो है दैट इज वी, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस वी। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो फर्स्टली वी हैव पी पी दैट मीन्स माइनस यू, देन माइनस सी पी जो कि है माइनस टू एफ डिवाइडेड बाई सी पी जो है माइनस टू एफ माइनस बी डैश पी जो कि है माइनस वी, दैट इज इक्वल्स टू बी पी माइनस यू डिवाइडेड बाई बी डैश पी, तो माइनस वी। ये माइनस से माइनस कट जाने वाला है, ये हो जाएगा माइनस यू, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, एंड सिमिलरली यहाँ भी टू नेगेटिव्स दे विल मेक अ पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सो माइनस यू वी प्लस टू वी एफ दैट इज इक्वल टू माइनस टू यू एफ एंड प्लस यू वी। ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव कर लेते हैं, जो ये नेगेटिव है इसको इधर ले जाते हैं, जो ये नेगेटिव वाली टर्म है इसको इधर ले आते हैं। सो हमें मिलेगा टू यू एफ प्लस टू वी एफ दैट इज इक्वल्स टू यू वी प्लस यू वी, टू यू वी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। जैसे ही मैं इस चीज़ से डिवाइड करूंगा एंड मैजिकली आपके पास जो मिरर फॉर्मूला है वो अपीयर हो जाने वाला है। सो लेट्स सी टू, अच्छा इस टू को मैं कॉमन ले रहा हूँ और अंदर डिवाइड कर रहा हूँ यू वी एफ से। सो यू एफ है, इसको करा यू वी एफ से, प्लस वी एफ है, इसको भी डिवाइड करा यू वी एफ से, एंड यहाँ भी यू वी है, इसको भी डिवाइड करा यू वी एफ से। देखते हैं क्या क्या कट रहा है, टू से टू कटेगा, यू से यू, एफ से एफ, यहाँ वी से वी, एफ से एफ, एंड यहाँ पर यू से यू, वी से वी, एंड वी विल गेट वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, एंड दैट इज द मिरर फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड फॉर द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। सो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ा, जिसको हमने बेसिकली क्या बोला था कि इट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल के ऊपर इस तरह से इंसिडेंट हम करवाते हैं तो उसकी बाउंसिंग बैक को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या है, जो हमारे पास हम मटेरियल यहाँ पे देखो लेने वाले हैं दैट इज ट्रांसपेरेंट वन। ठीक है, हम एक ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम लेने वाले हैं, मान लेते हैं ये कोई ग्लास की हमारे पास स्लैब है। अब इसके ऊपर अगर मैं लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा, अगर तो बिल्कुल सीधा इस तरह से, ठीक है, सीधा कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको अगर मैं जीरो रखते हुए इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मली इस तरह से लाइट को इंसिडेंट करवाता हूं, तो ऑब्वियसली नॉर्मल भी ऐसे ही है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है इसका मतलब। तो ऐसे केस में लाइट बिल्कुल सीधा पार कर जाती है इस ग्लास की स्लैब को। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम लाइट को थोड़ा सा टेढ़ा ओब्लिकली एंटर करवाते हैं, समथिंग लाइक दिस, फिर लाइट बेंड होके थोड़ा सा इस तरह से अंदर जाती है स्लैब के, और फिर जब उसने बाहर निकलना है फिर उसकी बेंडिंग होती है
समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो ये मीडियम था एयर का, फिर दिस इज सेकंड मीडियम जो है ग्लास, और फिर ये फर्स्ट मीडियम की है दैट इज एयर। सो रिफ्रैक्शन को हम कैसे बोलते हैं कि इट इज बेंडिंग ऑफ द लाइट, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सही है ना? अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तब भी बेंड हो रही है, और जब वो ग्लास से निकल के एयर में जा रही है तब भी वो बेंड हो रही है। बट देखो, जब तक वो एयर में है बिल्कुल सीधा उसका पाथ है, जब वो अंदर एंटर कर चुकी है उसके बाद आप गौर करो बिल्कुल सीधा पाथ लेते हुए वो जा रही है ग्लास के अंदर अंदर, बिकॉज लाइट को उसके अंदर कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, वो एक ही पर्टिकुलर मीडियम है, उसका एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है? So this is the basic difference between the reflection and the refraction. Reflection is the bouncing back of the light. Refraction is the bending of the light when light goes from one medium to another medium. So इसी से हमें क्लैरिटी हो रही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के लिए हमारे पास जो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं। पहला तो जो भी हम मीडियम लेंगे ऑब्वियसली दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मटेरियल सो दैट लाइट उसके अंदर एंटर कर पाए, उससे बाहर निकल पाए, है ना। यहाँ पे हम कोई ओपेक चीज़ नहीं लेने वाले हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली बाउंसिंग बैक ही हो जाएगी लाइट की, फिर तो उसको हम रिफ्लेक्शन कह देंगे। सो रिफ्रैक्शन के लिए पहली चीज़ हमने देखी कि जो मीडियम होगा दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट वन, और दूसरा लाइट को हमने जो फॉल करवाना है वो इस तरह से टेढ़ा फॉल करवाना है, ऑब्लीकली फॉल करवाना है, सच दैट कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू रहे, कोई फाइनाइट वैल्यू रहे, इट शुड नॉट बी जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट की बेंडिंग बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है वो स्नेल्स लॉ की हेल्प से बाद में हम समझेंगे ज़रूर, ठीक है, बट फिलहाल इन दो कंडीशंस के ऊपर ज़रा ध्यान दो। देन वी हैव द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉज थे, कुछ इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं। पहला लॉ काफ़ी हद तक सिमिलर है, जस्ट यहाँ पे एक वर्ड का डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में हमने यहाँ पे लिखा था रिफ्लेक्टेड रे, सो यहाँ क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन में हमेशा लाई करेंगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। जो दूसरा लॉ है रिफ्रैक्शन का दैट इज द स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, जो कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स साइन आई एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन आर। आर ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को हम स्पेसिफिकली और किस तरह से लिखते हैं, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेम चीज़ को लिखने के, चाहे इसको ऐसे लिख लो, और जैसे मैंने बोला साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर दैट इज इक्वल्स टू म्यू 2 1, दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अभी कहना क्या चाह रहा है, इसका मीनिंग ज़रा समझते हैं। सो मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से दो मीडियम है, पहला हमने माना एयर, दूसरा जो मीडियम है दैट इज ग्लास, एंड अगेन यहाँ पे पहला मीडियम वापस आ गया दैट इज द एयर। तो लाइट इस तरह से आ रही है, कुछ इस तरह से हमें पता है वो अंदर से बाहर निकलती है, बट फिलहाल लेट से हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मैंने इसको टर्न करना है, नॉर्मल से अवे भेजना है या नॉर्मल से नॉर्मल के टूवर्ड्स भेजना है। ठीक है, अगर हमें नहीं पता तो हम यहाँ से किस तरह से इसका आइडिया लगा सकते हैं या यहाँ से किस तरह से इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, पहले ये देखें आई और आर ये कौन से एंगल्स हैं एक्चुअल में। इस नॉर्मल के साथ जो ये रे इंसिडेंट रे एंगल बना रही है दैट इज द एंगल आई। ठीक है, एंड आर क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद, दैट मीन्स ग्लास में एंटर करने के बाद जिस भी डायरेक्शन में ये रे मुड़ेगी, राइट। लेट्स से अगर हमें नहीं भी पता कि ये नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के टूवर्ड जाएगी, वट एवर, बट जैसे भी वो जाएगी वो जो एंगल बनाएगी
इस नॉर्मल के साथ, दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दैट इज दिस एंगल आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, या फिर इसी को कह लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब जो ग्लास है दैट इज अ डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ना, इसमें लाइट स्लो मूव करती है, और जो एयर है इट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। कहने का मतलब जो μ2 1 है इट विल बी ग्रेटर देन 1, इतना श्योर है, सही है ना। μ2 को अगर मैं μ1 से डिवाइड करता हूं तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, बिकॉज न्यूमिरेटर बड़ा होगा। न्यूमिरेटर बड़ा होने का यही मतलब है कि जो ग्लास है ये ज़्यादा डेंसर है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब मैं इसको लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज ग्रेटर देन 1, और साइन आई इज ग्रेटर देन द साइन आर। एंड फॉर जो ये एंगल्स हैं आई एंड आर, अगर ये 0 से लेके 90 के बीच बीच में लाई कर रहे हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो आई होगा दैट विल बी ग्रेटर देन आर, बिकॉज 0 से 90 के बीच बीच में सीधी बात है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन ऑफ द एंगल भी बढ़ता है। सो अगर साइन आई बड़ा है साइन आर से तो आई भी बड़ा होगा आर से, ठीक है। अब अगर एंगल आई बड़ा है किसके, एंगल आर के, तो इतना श्योर है ये रे ऑफ लाइट जो है बिल्कुल सीधा तो नहीं निकलेगी। अगर ये बिल्कुल सीधा निकलती फिर तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाते और एंगल आई और एंगल आर बिल्कुल आपस में क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। एंगल आर को हमें छोटा रखना है, तो कहने का मतलब क्या है, जो ये रे है थोड़ा सा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी तभी ऐसा पॉसिबल है। गौर करो, जो एंगल आर है अब ये छोटा हो गया एज कंपेयर टू एंगल आई, ठीक है। इसी चीज को हमने क्लास 10th में कुछ इस तरह से डायरेक्टली याद करा था कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो क्या करती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट अब हमने स्नेल्स लॉ की हेल्प से थोड़ा और अच्छे से इसको समझा कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है, या किस तरह से इसको हमने मैथमेटिकल एक रिलेशन के साथ रिलेट करके समझना है, राइट। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब लाइट की एक रे है डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करने वाली है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करने वाली है। उसको भी आप इसी तरह से मैथमेटिक्स की हेल्प से आसानी से समझ सकते हो। इन दिस इमेज आपको अगेन एक ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करती हुई एक रे ऑफ लाइट दिखा रखी है जो कि एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। इसलिए आप देख रहे हो जैसे ही उसने एंटर करा वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है। अगर वो बेंड ना होती तो इस तरह से जाती ना, जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, बट वो इस तरह का पाथ लेके जा रही है। एंड फिर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। बट जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दैट इज, आप गौर करो, जो ये इमर्जेंट रे है जो बिल्कुल बाहर निकली, 3 रेज के नाम आपको पहले तो ध्यान होने चाहिए। जो ये वाली है दैट इज द इंसिडेंट रे, जो ये वाली रे है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास के अंदर है, एंड जो बाहर निकल चुकी है उसे बोला जाता है इमर्जेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे है और जो ये इंसिडेंट रे थी, इसको जब हम इस तरह से एक्सटेंड करते हैं और इस तरह से देखते हैं तो ये दोनों जो लाइंस हैं आप देख रहे हो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ऐसा नहीं कि कोई कोइंसिडेंस है, हमेशा हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ये दोनों रेज हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। तो ये जो दोनों पैरेलल रेज हैं इन दोनों के बीच में ये जितना डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट डेरिवेशन इज रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एक किस तरह की सरफेस ली है, हमने कंसिडर करी लेट्स से एक कॉन्वेक्स सरफेस, हालांकि ये कॉन्केव सरफेस भी हो सकती थी, ठीक है। एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जो कि प्लेस्ड है इन द रेयर मीडियम, एंड जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है मान लेते हैं वो हो रही है इनसाइड द डेंसर मीडियम। हालांकि ये भी उल्टा भी पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो सकता है और इमेज रेयर के अंदर बन रही हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो अब हमें यहाँ पे जो डेरिवेशन करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि इमेज का डिस्टेंस जो होता है u, इमेज का डिस्टेंस जो होता है v, जो स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा कैपिटल R, सही है। एंड
जो ये दोनों मीडियम है इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, लेट्स से म्यू 1 एंड म्यू 2, सो इन 4-5 चीज़ों को हमने आपस में किसी ना किसी एक्सप्रेशन के थ्रू रिलेट करना है, यू वी आर म्यू 1 एंड म्यू 2 को। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। उससे पहले कुछ हम ऑब्वियसली कंसिडरेशंस लेके चलने वाले हैं, इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो जो फर्स्ट कंसिडरेशन हम लेके चलने वाले हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट रहेगा, इट विल बी टेकन पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हम इस लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। एंड सेकंड कंसिडरेशन विल बी कि जो ये स्फेरिकल सरफेस है इसका जो लेटरल साइज है, या कह लो जो ये अपर्चर है, इसे भी हम बहुत छोटा लेके चलने वाले हैं एज कम्पेयर टू ऑल द अदर डिस्टेंसेज लाइक यू वी एंड आर, सो दैट हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को लगा सकें। कहने का मतलब देखो, अगर ये जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, लेट्स से दिस एंगल, दिस इज अल्फा, इसे आमतौर पे बीटा बोल दिया जाता है। इस एंगल को आमतौर पे डेरिवेशंस में आप देखोगे गामा लेके हम चलते हैं। तो ये जितने भी एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, अगर ये बहुत छोटे रहेंगे, एंड ऑब्वियसली इसी से रिलेटेड है ना, अगर क्या है जो ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत छोटा सा होगा, ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, तब बिकॉज ऑफ ऑल दीज एंगल्स बीइंग वेरी स्मॉल, हम साइन ऑफ दीज एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं इवन द tan ऑफ एंगल के साथ। एंड ये दोनों ही चीज़ें एक्चुअल में इक्वल रहेंगी उस पर्टिकुलर एंगल के इक्वल। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब ये एंगल बहुत छोटा होता है। अगर एंगल्स बड़े होते हैं फिर हम इस तरह की अप्रॉक्सीमेशन को लगा नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर एंगल छोटे हैं तो साइन बीटा tan बीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, एंड सिमिलरली हम गामा के लिए भी इस तरह से इस अप्रॉक्सीमेशन को कुछ इस सेंस में लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो ये कंसिडरेशंस हम पहले ही लेके चलने वाले हैं सो दैट हम आसानी से इस डेरिवेशन को प्रोसीड कर सकें। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक। बट एज यू कैन सी जो ये परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल इस पोल से पास ऑब्वियसली नहीं करने वाला, थोड़ा से साइड पे रह जाएगा, बिकॉज ये जो सरफेस है ये बिल्कुल सीधी नहीं है, एक इस तरह की एक कर्व सरफेस है। बट हम मान के चलने वाले हैं कि दोनों जो पॉइंट्स हैं ना बहुत पास में है, राइट, अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, अब गौर करें, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ NOM, ठीक। सो tan ऑफ अल्फा कहने का मतलब कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा NM डिवाइडेड बाय OM, ठीक। सिमिलरली tan बीटा और tan गामा भी निकाल लेते हैं। tan जो बीटा रहेगा वो कितना रहेगा, tan बीटा विल बी, कौन सी ट्रायंगल हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, देखो NMI, ओके। अगर मैं M बोल रहा हूँ तो कह लो मतलब इसी पॉइंट को ही मैं ऑलमोस्ट M मान के चल रहा हूँ, NMI का कहने का मतलब है। सो tan ऑफ बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हो जाएगा MI, एंड सिमिलरली हम लेके चलने वाले हैं tan गामा जो कि आ जाएगा इन दिस ट्रायंगल NMC ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज MC, ठीक है। एक चीज गौर करो, दोनों तीनों ही एक्सप्रेशंस में tan अल्फा tan बीटा tan गामा में जो परपेंडिकुलर है दैट इज द सेम NM, है ना। सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है सभी के बेस में आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि वो ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रही है। चलो इनको पहले तो कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल दीज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी को, जो कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर लेट्स से दिस एंगल इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, तो इन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू दिस एक्सटीरियर थर्ड एंगल, जो बाहर वाला एंगल है, ठीक है। या उल्टा बोल लूँ कि जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, सही है ना। अब इसको सबसे पहले देखो हम किस ट्रायंगल पे यूज करने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है NOC। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, है ना। एंगल I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम राइटिंग दिस, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा plus angle gamma. This is the
एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली जो ये वाली ट्रायंगल है, अब मैंने हाईलाइट कर रखी है बाय द ऑरेंज कलर, द एन सी आई, इसमें भी हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, एंगल आर प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू गामा। राइट, ध्यान से गौर करो, एंगल आर एंड बीटा ये दोनों इंटरनल एंगल्स हैं, सो उन दोनों का सम होगा इस बाहरी एक्सटीरियर एंगल की इक्वल। सो आर प्लस बीटा दैट इज गामा, एंगल आर प्लस एंगल बीटा दैट इज इक्वल्स टू गामा। या फिर यहाँ से, बिकॉज पहली इक्वेशन तो बहुत बढ़िया एक फॉर्मेट में लग रही है, बिकॉज एंगल आई जो है वो एक साइड है, यहाँ भी हम ऐसा कर लेते हैं, हमें एंगल जो ये आर है ना इसको एक तरफ रखना है, सो एंगल आर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। चलो अब ये दोनों इक्वेशंस भी सही ढंग से लिखी जा चुकी हैं, वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो क्यों ना इन दोनों में हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा बीटा गामा हम कब निकाल चुके हैं, यहाँ पे, हालांकि हमने टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा निकाला था, बट नाउ वी विल यूज दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कि बिकॉज ये जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा ये बहुत छोटे हैं, राइट, बिकॉज अल्फा बीटा एंड गामा जो एंगल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स, इसलिए जो tan अल्फा होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, जो tan बीटा रहेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, एंड सिमिलरली जो tan गामा रहेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द गामा। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है, जो ये है ये बीटा की, और जो ये वाली वैल्यू है ये गामा की वैल्यू है। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो इनकी वैल्यू को अब हम यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से पुट करने वाले हैं इन दीज इक्वेशंस, दीज टू अबव इक्वेशंस, लेट्स कॉल दीज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो हम लिखेंगे यूजिंग 1 2 3 above equations become angle IA is equals to, देखो अल्फा प्लस गामा, सो आई राइट NM by OM प्लस गामा जो है NM by MC। ठीक, सिमिलरली जो एंगल R है वो आ जाएगा गामा माइनस बीटा, तो गामा था NM by MC माइनस बीटा जो है NM by MI। आई होप दिस मेक्स सेंस, यहाँ तक बहुत आसान पार्ट है जो हमने करा है। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज द स्नेल्स फॉर्मूला टू रिलेट समहाउ दीज इक्वेशंस, जो कि क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल्स टू N2 by N1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। ठीक है, अब अगर यहाँ भी मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को यूज करूँ, सो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना, यहाँ भी मैं कह सकता हूँ जो साइन आई है वो आई के इक्वल है, और जो साइन आर है वो ऑलमोस्ट आर के इक्वल है, तो मैं इसको कह सकता हूँ N1 इंटू आई दैट इज इक्वल्स टू N2 इंटू आर। अब हमारे पास आई की भी वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है, सही है, तो उन दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो हमारे पास क्या मिलेगा, N1 मल्टीप्लाइड बाई आई। ऐसा करें, एन एम को निकालते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 1 बाई ओ एम प्लस 1 बाई एम सी इज इक्वल्स टू N2। यहाँ से भी अब मैं एन एम को कॉमन निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ बचेगा 1 बाई एम सी माइनस 1 बाई एम आई, एंड जो ये कॉमन पार्ट है एन एम ये हो जाएगा कैंसल आउट। अब जस्ट थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हमें करनी है यहाँ पे, देखो N1 बाई ओ एम, पहले मैं N1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस N1 बाई एम सी दैट इज इक्वल्स टू N2 बाई एम सी एंड माइनस N2 बाई एम आई।
बस कुछ टर्म्स को हम अब यहाँ पे ट्रांसपोज करने वाले हैं, इसको इधर ले आते हैं और जो ये वाली टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा N1/OM प्लस N2/MI एंड इधर हो जाएगा देखो N2/MC माइनस N1/MC। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई MC। ठीक है, अभी कुछ कुछ आपको फाइनल एक्सप्रेशन की तरह लग रहा होगा जो हमें डिजायर्ड हमारा रिजल्ट रहता है। ठीक, अब जस्ट हमें यहाँ पे यूज करनी है साइन कन्वेंशन। चलो जल्दी से देखते हैं कि OM MI एंड MC इनको किस तरह से लिखा जा सकता है। फर्स्टली लेट्स सी OM, डायग्राम में चेक करो OM दैट इज U, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, इसलिए इसको मैं लूंगा नेगेटिव U माइनस U। व्हाट अबाउट MI? MI इज द V एंड बिकॉज ये राइट साइड की तरफ है दैट मीन्स इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की तरफ ही है, दैट मीन्स इसको हम लेने वाले हैं पॉजिटिव V। एंड जो MC रहेगा बाय सेम रीजनिंग दैट विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव R। बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड वी गेट N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन प्लस का V दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, एंड बिकॉज ये नेगेटिव है इसको बाद में लिखेंगे, जो पॉजिटिव टर्म है इसको पहले लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U दैट इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R एंड दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करो हमने बहुत अच्छे से रिलेट करा U को V को, दो टर्म्स को, राइट, U एंड V। देन वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N1 N2 एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज द R। सो 5 टर्म्स को हमने इस एक्सप्रेशन की हेल्प से समहाउ रिलेट करा। ऑब्वियसली अगर डायरेक्टली देखें इस एक्सप्रेशन को तो बहुत भारी भरकम सा एक्सप्रेशन लगता है, बट आई होप जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से समझ लगी होगी। ठीक है, जस्ट ये अप्रॉक्सीमेशन हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है, अदरवाइज इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना। दो ही इसमें हमने चीज़ें यूज़ करी हैं, एक तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है एंड सेकेंडली हमने यूज़ करी है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, एंड बाय द वे डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को याद भी रख लेना, राइट। हालांकि बड़ा एक्सप्रेशन है बट इसको याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से देखो N2 अपॉन V है। अब अगर गौर करें V क्या था, इमेज का डिस्टेंस, एंड इमेज जहां बन रही है उसी मीडियम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, राइट। सो क्वाइट इजीली यू कैन रिलेट N2 डिवाइडेड बाई V है, राइट, N2 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U है। बाय द वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर N1 की जगह μ1 भी आप लिखना चाहो तो वैसे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, बात एक ही है। NCERT में इसको N1 लिखा हुआ है, कुछ अदर बुक्स में μ1 भी लिखा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन बाय लेंस। डायग्राम अगर आप इसका देखो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर नजर आता है स्पेशली एट द फर्स्ट ग्लेंस, तो इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, जो लेफ्ट वाली सरफेस है। तो मान लेते हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, एंड यहां से पहली हमने रे कंसिडर करी कुछ इस तरह से, किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर वो हिट कर रही है इस स्फेरिकल सरफेस को। ठीक है, एंड अब बिकॉज लाइट जो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। अब देखो अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो बिल्कुल सीधा जाती, बट इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होके कुछ ऐसा इसने पाथ लिया और मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट में से इसने पास कर गई है। एक और रे ऑफ लाइट मान लेते हैं जो बिल्कुल सीधा इस तरह से जा रही है, राइट, समहाउ मेकिंग एंगल ऑफ लेट्स से 90 डिग्रीज विद द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, है ना। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इसके लिए, इट विल बी नॉट 90, इट विल बी 0। अब इन दो चीजों में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और इस रे का मिरर की सरफेस के साथ एंगल कितना है। मिरर की सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है ये रे दैट इज डेफिनेटली 90 डिग्रीज, बट नॉर्मल के साथ जो रे बना रही है ये वाली रे दैट इज 0, बिकॉज किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करता है, और रे भी बिल्कुल उसी तरफ जा रही है, दैट मीन्स बिल्कुल नॉर्मल के ही ऊपर ऊपर जा रही है। हेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा, एंड इस वजह से रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये रे बिल्कुल सीधा निकल जाएगी यहीं से। अब आप गौर करो, एक रे इस तरह से पास हुई है ना, बिल्कुल ऑब्वियसली आगे तक ये जाएगी, I1 में से पास होगी, एंड दूसरी ये रे है जो इस तरह से I1 में से पास हो रही है। अब ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास हो रही हैं, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज बन रही है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को I1 से लिख दिया। ठीक है, I स्टैंड्स फॉर इमेज, I1 क्यों लिखा है लेटर ऑन वी विल सी। ठीक है, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहली सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा उसको लेट से R1 हम बोल देते हैं, बिकॉज दोनों का अलग अलग हो सकता है, R1 R2। ठीक है, एट द एंड हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मान लेंगे दोनों इक्वल है, बट दैट इज द स्पेशल केस, पहले हम जनरल केस लेके चलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी C1 लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट सरफेस, ये पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलो अब देखते हैं सेकंड सरफेस का। लेट्स से दिस इज द सेकंड सरफेस, जो राइट साइड वाली सरफेस है। अब यहां से जब लाइट बाहर निकलेगी, है ना, तो ऑब्वियसली हमें पहले क्या यहां पे नजर आ रहा है, अगर मैंने पहली सरफेस को लेके कंसीडर करा था तो लाइट कुछ इस तरह से जाना चाहती थी, इमेज को I1 के ऊपर फॉर्म करना चाहती थी, बट अब यहां पे आ गई सेकंड सरफेस, है ना। अब ये भी लाइट को क्या करेगी, बेंड करेगी। अब इसका हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि लाइट को किस डायरेक्शन में बेंड करेगी। अब बिकॉज लाइट एक डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल से अवे बेंड होगी, है ना। अब गौर करो, लाइट ऐसे तो पहले ही जा रही है और नॉर्मल यहाँ पे, तो और ज़्यादा नॉर्मल से बेंड होने का मतलब क्या है, और नीचे की तरफ देखो बेंड हो जा रही है। दैट मीन्स समहाउ कुछ यहाँ से इस पॉइंट पे में से वो पास होने वाली है। अब देखते हैं सेकंड सरफेस के लिए, जो कि है राइट साइड वाली सरफेस। अब देखो, अगर तो ये राइट साइड वाली सरफेस एग्जिस्ट ना करती, है ना, सिर्फ इसी तरह से फर्स्ट सरफेस ही एग्जिस्ट कर रहा होता, फिर तो इमेज हम जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे I1 पे एक पॉइंट पे बन रही होती। बट अब I1 पे एक्चुअल में इमेज आपको क्या ऑब्टेन होगी, द आंसर इज नो, बिकॉज अब यहाँ पे एक सेकंड सरफेस भी आ चुका है। ये भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, बिकॉज लाइट अब डेंसर से निकल के रेयर मीडियम के अंदर दाखिल होगी, तो ऑब्वियसली दोबारा उसकी रिफ्रैक्शन होगी। अब देखते हैं, लाइट बिकॉज डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो इस पॉइंट पे भी हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल ड्रॉ करा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहा है। सही है। अब अगर तो लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती फिर तो जा रही है इस तरह से, बट वो क्या करेगी, नॉर्मल से और ज़्यादा दूर बेंड होगी, तो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से वो आई पॉइंट में से पास करेगी। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल जो इमेज बन रही है बिकॉज ऑफ बोथ द सर्फेसेस, दोनों की कंट्रीब्यूशन को अगर मैं एक साथ लेता हूं, तो एट द एंड हमारे पास जो इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है। सही है। अगर तो सिर्फ एक सरफेस होती लेफ्ट वाली, फिर इमेज बनती I1 पे, बट बिकॉज ऑफ टू सरफेसेस, दो बार बिकॉज रिफ्रैक्शन होगी, इसलिए इमेज यहां पे बनेगी, आई पॉइंट के ऊपर बन रही होगी। राइट। उसके अलावा जो डेरिवेशन में कुछ एक दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्टली इन एंगल्स को देख लेते हैं। पहली सरफेस के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट इज द एंगल I1। सिमिलरली नॉर्मल के साथ जो हमारे पास एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे, उसको हमने बोल दिया R1। क्वाइट सिमिलरली सेकंड सरफेस के लिए भी हम ऐसा करने वाले हैं। जो ये वाइट कलर में शो कर रखी है दैट इज द अल्टीमेट रिफ्रैक्टेड रे, जो बिल्कुल एट द एंड हमें मिल रही है, उसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ दैट इज द R2। एंड जो इंसिडेंट रे है, अब इंसिडेंट हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, जो ये येलो वाली रे है, तो अगर मैं इसी को इस तरह से एक्सटेंड करता हूं तो ये जो रे, ये जो एंगल बनने वाला है नॉर्मल के साथ, वो क्या कहलाएगा, एंगल I2। अब इन दोनों डायग्राम्स को जब हम कंबाइन करके इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ऐसा फिगर हमारे पास देखो ऑब्टेन होता है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे जा रही है, पहले जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर हुई तो यहाँ पे उसने अपना पाथ चेंज किया, राइट, सीधी जा रही थी, और यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हुई है। फिर जब उसने डेंसर से रेयर मीडियम के बाहर आना है तो फिर से उसने यहाँ पे अपना पाथ हल्का सा चेंज किया है, बिकॉज अदरवाइज वो सीधा जाती अगर रिफ्रैक्ट ना होती तो। सही है। तो दो बार यहाँ पे हमें बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिल रही है। तो अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, बट डेरिवेशन से पहले एक दो चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है, दैट इज जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में इसमें
हमने जितनी भी ये डेरिवेशन करी थी, एक चीज़ हमने ध्यान रखा था कि जितने भी डिस्टेंसेस थे वो सारे हमने मेज़र किए थे फ्रॉम द पोल ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, जो कि यहाँ पे जैसे m से हमने इसको नाम दिया है, तो आप देख रहे हो हर जगह पे हम m से डिस्टेंस को मेज़र करते थे। हर जगह पे देखो हमने m को लिया है ना, बिकॉज m इज़ द पोल ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बट यहाँ पे क्या है, दो दो पोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड की तरफ भी, दोनों सर्फेसेस के दो अलग अलग पोल्स हैं, है ना। बट इस चीज़ को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या कंसिडर करके चलने वाले हैं कि जो ये लेंस है ये बहुत क्या है, एक थिन लेंस है, बहुत पतला लेंस है। उससे क्या होगा कि ये दोनों जो पोल्स होंगे ये बहुत पास पास में कंसिडर किए जा सकेंगे, एंड इवन हम इन दोनों पोल्स को एक्चुअल में कंसिडर करने की बजाय उन दोनों के सेंटर को कंसिडर करके चलेंगे, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेज हैं अब ना तो हम P1 से लेंगे ना तो हम P2 से लेंगे, बल्कि C से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर करेंगे, बिकॉज ये थिन लेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि चाहे हम C से मेजर करें या फिर P से मेजर करें। ठीक है ना, बट C से मेजर करने से हमारा काम आसान हो जाएगा कि मुझे दो दो बार P1 P2 वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी आर यूजिंग C ओवर हियर। मोर ओवर इस वीडियो में जिस तरह से हम डिराइव करने वाले हैं इस टॉपिक को, हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। एंड ध्यान दो, इसमें इसको बनाने के लिए ऑलरेडी हम साइन कन्वेंशंस को यूज़ कर चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू यूज़ द साइन कन्वेंशन वंस अगेन। एनसीईआरटी में कराया गया है डायरेक्टली, पहले इस तरह के किसी इक्वेशन को यूज़ करा गया है ना। अब उठा के देखना, दोनों टर्म्स इस तरह से आपको पॉजिटिव नजर आएंगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन आपको नजर आएगा ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे पहले जनरलाइज्ड इक्वेशन को यूज़ करा गया, फिर अगेन साइन कन्वेंशंस को डाल के फिर इस तरह की इक्वेशन पर पहुंचा गया। बट बेटर ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि डायरेक्टली इसी इक्वेशन को हम यूज़ करें। ऑलरेडी इसमें मैंने साइन कन्वेंशंस को डाल रखा है, सो दोबारा से इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मुझे उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा काम जो है, हमारी डेरिवेशन है, बहुत आसान रहने वाली है। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग फर्स्टली दैट फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज द लेफ्ट वन, जो ये वाली सरफेस है, इसके लिए मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, दैट इज n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1 विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अच्छा मोर ओवर बिकॉज जो ये v है इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, सिर्फ v जो है वो तो हमने इस i के लिए लिखा हुआ है, इसके डिस्टेंस को लिखा हुआ है। वट अबाउट दिस I1, बिकॉज फिलहाल जो ये V रहने वाला है दैट इज फॉर द फर्स्ट सरफेस है ना, फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज I1 पे हो रही है। सो ऐसा करते हैं, इसको कुछ और नाम देते हैं, V डैश बोल देते हैं, I से लेके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को। सो आई विल बी राइटिंग V डैश हियर ओनली, दैट इज द डिफरेंस जो हमने यहाँ पे करा है। बाकी तो ऑब्वियसली पूरी इक्वेशन हमने बिल्कुल सेम ही लिखी है। देन फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम देखो यहां पे क्या करने वाले हैं। अब लाइट एक डेंसर से रेयरर मीडियम के अंदर आ रही है। ठीक है, ऐसे केस में हमें जस्ट क्या करना है, जो ये इंडिसेस है ना 1 और 2, इनको बस आपस में स्विच कर देना है, इतना काम है। दैट मीन्स पहले ऐसे करूं, n2 n1 वगैरह को छोड़ के पहले सिंपल फॉर्म में जैसे हमने लिखा था, समथिंग अपॉन v माइनस समथिंग अपॉन u, दैट इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय r2 आएगा। अब जो न्यूमिरेटर्स हैं, यहाँ पे n2 की जगह हमने कर दिया n1 था, यहाँ हो जाएगा n2, एंड n2 माइनस n1 की जगह ये हो जाएगा n1 माइनस n2। ठीक है, सो 1 और 2 जो इंडिसेस हैं उसको चेंज करा, 1 की जगह 2 लिखा, 2 की जगह 1 लिखा, सही है ना। ओके, अब यहाँ पे गौर करते हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है, दैट मीन्स मैं इस पर्टिकुलर केस की अब बात कर रहा हूं, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। कौन सा है, फाइनल इमेज तो यहां पे बन रही है ना, बट ऑब्जेक्ट इस बार इसके लिए कौन सा कंसिडर किया जाएगा, वो दिस पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स जो पहली सरफेस की इमेज बन रही है दैट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, बट दैट इज हाउ, जब डबल सरफेसेस की वजह से रिफ्रैक्शन होती है तो हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है,
बिकॉज इसी की वजह से ही यहाँ पे अल्टीमेट यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या इस इक्वेशन के लिए, इस सेकंड सरफेस के लिए, दैट मीन्स क्या हमें कोई चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स सी, यू में हम चेंज करेंगे पहला तो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, जैसा हमने बोला जो I1 है ये एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहली सरफेस का जो इमेज रहेगा वही सेकंड सरफेस के ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है ना, तभी इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो यू की जगह पे दैट मीन्स यू को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट वी डैश, सही है। मोर ओवर जो ये वी है इसको वी ही रखने वाले हैं हम, बिकॉज अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है वो आई पॉइंट पे बन रही है एंड दैट इज वी डिस्टेंस अवे। अब अगर ओवरऑल बात करते हैं तो ओ पॉइंट की बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। और कौन सा पॉइंट है जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा बनती है, दैट इज आई, बिकॉज एट द एंड इमेज यहाँ पे बन रही है। I1 सिर्फ एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, इसलिए जो वी डैश है इसकी भी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत कम है। तो कुछ ना कुछ करके हम इन दोनों इक्वेशंस में से पहले तो इस वी डैश को एलिमिनेट करने वाले हैं, एंड उसके लिए अब गौर करो N2 बाई वी डैश, एंड यहाँ पे माइनस का N2 बाई वी डैश है, सेम क्वांटिटी विद डिफरेंट साइन। दैट मीन्स अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एडअप कर देते हैं आपस में तो ये कैंसल्ड आउट हो जाने वाला है। सो लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. So on adding, we will get n1 by v and minus n1 by u. ठीक है, दोनों जो येलो कलर में हमने हाईलाइट कर रखी हैं दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड इसको ऐड कर देंगे इस पार्ट में। सो दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई R2। यहाँ से n1 को कॉमन लेते हैं, वी गेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दैट इज इक्वल्स टू, इन दोनों पार्ट में से हम क्या करने वाले हैं, n2 माइनस n1 को कॉमन लेने वाले हैं, n2 माइनस n1। ठीक है, अब n2 माइनस n1 यहाँ तो है, तो यहाँ तो बहुत सिंपली आप देख रहे हो 1 बाई R1 आ जाने वाला है, बट यहाँ n1 माइनस n2 है, ना कि n2 माइनस n1। ऑर्डर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 को कॉमन लेने वाले एंड डिवाइड में R2 आ जाने वाला है। सही है, इस n1 को भी यहाँ से उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास कुछ एक जनरलाइज्ड सी इक्वेशन तो ऑब्टेन हो जाती है, बट इसको अभी और हमें सिंप्लीफाई करना है टू ऑब्टेन द लेंस मेकर फॉर्मूला, एंड उसके लिए हम एक स्पेशल केस को कंसिडर करने वाले हैं। दैट अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, when the object is placed at infinity, that means लेंस से बहुत दूर है, तो जो इमेज बन रही होगी वो कहाँ पे बन रही होगी, ऑब्वियसली फोकल पॉइंट पे बन रही होगी, है ना, जहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है लेंस का। सो हमें ये पता लगा कि अगर u टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जो v है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, f हो जाती है, तो v टेंड्स टू f हो जाता है ना, या v इज इक्वल्स टू f हो जाता है, ऐसा लिख लेते हैं। तो u की जगह हमें इन्फिनिटी कर देना है, सो 1 बाई यू जो है दैट विल टेंड टू 0, है ना, एंड 1 बाई v की जगह हम पुट कर देने वाले हैं f, सो 1 बाई f दैट इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई n1, एंड साथ में ब्रैकेट में ये पूरा पार्ट ऐसे ही 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, आई होप जो ये डेरिवेशन हमने इस वीडियो में करी है आपको काफ़ी आसान लगी होगी। देखने में ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक डायग्राम है, एंड इवन डेरिवेशन भी देखा जाए तो एट फर्स्ट ग्लांस काफ़ी अजीबोगरीब लगती है, बट कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ गिनती गई इसमें स्टेप्स हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। इट इज़ डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस की बात करूँगा तो कितना अच्छे से या कितनी जल्दी लाइट को डाइवर्ज कर देगा वो उसकी पावर है। इसी तरह से कन्वर्जिंग लेंस के केस में बोलूँगा कि वो कितनी बढ़िया तरह से या कितनी जल्द, कितने कम डिस्टेंस पे लाइट को कन्वर्ज कर सकता है,
उतनी अच्छी उसकी पावर है, सही है ना। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लेते हैं एक लेंस है, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। दिस इज लेट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब कंसिडरिंग कि मान लो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं इस तरह से, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सीधा साधा केस हमने रखा है। मान लेते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है एक इस तरह के पॉइंट पे, समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है, लेट्स कॉल इट F1। अब कोई एक दूसरा लेंस है, वो हमने जब इसी जगह पे प्लेस किया, तब जो ये लाइट है मान लो कुछ इस तरह से यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, लेट्स कॉल दिस एज द F2, ठीक है। F1 पहले वाले लेंस का फोकस हो गया, F2 इस सेकंड लेंस का फोकस हो गया। अब आप क्या कहोगे, दोनों में से किस लेंस ने ज़्यादा जल्दी लाइट को कन्वर्ज किया? ऑब्वियसली इस सेकंड लेंस ने, है ना, बिकॉज यहाँ से बहुत कम दूरी पर ही उसने लाइट रेज को कन्वर्ज करके आपस में मीट करवा दिया, जबकि जो पहले वाला लेंस था उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगा, तब जाके वो लाइट को यहाँ पे F1 पॉइंट पे कन्वर्ज करा सका। दैट मीन्स कि जो ये सेकंड लेंस है जो यहाँ पे फोकस करवा रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसकी पावर ज़्यादा है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर फोकल लेंथ कम हुई, है ना, तो पावर ज़्यादा होगी, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पावर कम होगी। यहीं से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। हेंस इसको इस तरह से लिखा जाता है दैट जो पावर है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1/f। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है, इट इज़ मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन द मीटर। लेंथ को हम मीटर में ही रखते हैं, है ना, लेंथ के ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर, एंड जो पावर है इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं वो होते हैं डायोप्टर्स, ठीक है। ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में कभी कभार जो फोकल लेंथ है वो आपको मीटर में नहीं दी होगी, सेंटीमीटर में दी होगी, तो आपको रेसिप्रोकल करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके डायोप्टर नहीं लिख देना है, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर रेसिप्रोकल लेके फिर जो पावर आपके पास निकल के आएगी फिर उसको डायोप्टर में लिखना है। इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव लेंस की। लेट्स से हियर वी हैव अ कॉनकेव लेंस। कुछ इस तरह से हमारे पास लाइट की रेज आ रही हैं। ये एक ऐसा लेंस है जिसको हमने यहाँ पे रखा, तो ऑब्वियसली लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, एंड जब आप उनको बैक ट्रेस करोगे तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे F1 पॉइंट पे लाइट की रेज आपको मीट होती अपीयर होती हैं। फिर आप क्या करते हो, एक दूसरा लेंस यहीं पे एग्जैक्टली सेम जगह पे रखते हो, वो भी लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, बट कुछ इस तरह से करता है कि जब आप उन रेज को बैक ट्रेस करते हो तो कुछ यहाँ पे लेट से F2 पॉइंट पे वो रेस क्या करती हुई, मीट करती हुई अपीयर होती हैं कुछ इस तरह से। अब आपसे पूछा जाए तो इन दोनों लेंसेज में से कौन से लेंस की जो पावर है वो ज़्यादा होगी, तो अगेन आप सेम लॉजिक को यूज़ करने वाले हो, जिस केस में फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा। दैट मीन्स जो ये सेकंड वाला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ सिर्फ इतनी है वो ज़्यादा पावरफुल है, और जिसकी फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा है वो कम पावरफुल है। सही है, दोनों क्वांटिटीज आपस में रेसिप्रोकल हैं, यही इसका मतलब है। चलो अब थोड़ी सी मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन द मीटर्स। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज +40 सेंटीमीटर। पहले तो इस प्लस का मतलब क्या है कि जो ये लेंस है ये किस तरह का है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी जो पावर रहेगी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/f इन द मीटर। अभी तो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40/100, ठीक है, ये 100 चला जाएगा ऊपर इस तरह से, 0 से 0 कटेगा, 10/4 दैट मीन्स 5/2, इसका मतलब 2.5 डायोप्टर, ठीक है। एंड बिकॉज ये फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो जो पावर है ये भी किस तरह की होने वाली है, पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर की होने वाली है। एक और एग्जांपल लें, अब हम नेगेटिव वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अगर फोकल लेंथ आपको दे रखी है -20 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब क्या है कि जो ये वाला लेंस है ये किस तरह का है, इट इज़ अ कॉनकेव लेंस। अब जो पावर हो जाएगी दैट विल बी 1/-20/100, बिकॉज इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर वही बात 100 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कटा, एंड ये हो जाने वाला है
5 डायोप्टर। तो कुछ इस तरह से बहुत आसानी से अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। मोरओवर जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था लेंस मेकर फॉर्मूला वाला, ये वाला, यहाँ पे गौर करो लेफ्ट साइड पे 1/f ही है। दैट मीन्स जो ये एक्सप्रेशन आया है हमारा, दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर द पावर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू, ठीक है, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे है 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देखो ज़रा, थोड़ी सी अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे था N1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1, ठीक है। एंड बिकॉज N2 अपॉन N1 जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N2 विद रिस्पेक्ट टू 1। थोड़ा और जो नोटेशन है ये थोड़ी सिंप्लीफाइड, थोड़ी साफ सुथरी लगती है। तो इसको हम लिख रहे हैं N2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम माइनस 1 एंड 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला को ही जस्ट हमने पावर की फॉर्म में थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज थिन लेंस फॉर्मूला और ऑल्सो कॉल्ड लेंस इक्वेशन। जिस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी तरह से लेंस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, जो कि होती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इसको डिराइव करने के लिए भी हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज़ करने वाले हैं। इसको डिराइव भी अलग अलग केसेस के लिए किया जा सकता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज दो केसेस के बनते हैं, एंड सिमिलरली जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए तो वर्चुअल इमेज का ही केस बनेगा, ठीक है। तो उसको भी अलग से ड्राइव किया जा सकता है। तो अलग अलग केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो केस है दैट इज़ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर द रियल इमेज। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, एंड ये कौन सा केस है जहाँ पे जो इमेज है वो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। उसमें से भी हमने पर्टिकुलर केस उठा लिया जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, एंड जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, फोकल डिस्टेंस जो है, राइट, फोकल लेंथ दैट इज f, इमेज जहाँ पे बन रही है उसको हमने बोल दिया v। सो वही बेसिक जो सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करने वाले हैं, विच यू कैन सी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। मोरोवर दीज टू एंगल्स दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सो इन ट्रायंगल, या पहले ऐसे लिख दें, जो ट्रायंगल है ABO दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल A-B-O, एंड बिकॉज ये दोनों आपस में सिमिलर हैं इसलिए हम कह सकते हैं दैट AB अपॉन A-B दैट विल बी इक्वल टू BO डिवाइडेड बाई B-O। इसके अलावा दो ट्रायंगल्स हम ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्रीज एंड ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ट्रायंगल MOF इज सिमिलर टू ट्रायंगल A-B-F, इसलिए यहाँ भी हम कह सकते हैं MO डिवाइडेड बाई A-B दैट इज इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाई B-F, ठीक है। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? क्या इन दोनों की लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी साइड में आपको कुछ सिमिलैरिटी या इक्वलिटी नज़र आ रही है? आप कहोगे लेफ्ट साइड में यहाँ डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, A-B-, बट न्यूमिनेटर डिफरेंट है। बट वेट अ मिनट, दिस इज AB, दिस इज MO। आप डायग्राम में देखो AB एंड MO, क्या ये दोनों इक्वल हैं? आंसर इज यस। इसका मतलब इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा चेंज करके अगर हम चाहें तो MO की जगह इस तरह से AB अपॉन A-B दैट इज इक्वल्स टू OF डिवाइडेड बाई
बी डैश एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट बेटर कि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ना दो, इसी को दे दो, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को हम करते हैं कंपेयरिंग, या डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट मीन्स दोनों की राइट साइड को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। सो आई विल बी राइटिंग बी ओ अपॉन बी डैश ओ, दैट इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। अब यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस हम जो मेजर करेंगे दे विल बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ ओ से डिस्टेंस मेजर हुआ है, यहाँ भी ओ से हुआ है, यहाँ भी ओ से मेजर हुआ है, बट यहाँ पे ओ प्रेजेंट नहीं है, ना तो यहाँ ना यहाँ, ठीक है। तो जो ये बी डैश एफ है, बी डैश एफ डायग्राम में गौर करते हैं, कौन सी दूरी है, बी डैश एफ इज दिस मच डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं v माइनस एफ, सही है। सो लेट्स कॉल इट v माइनस एफ। इसी तरह से बाकी सारी क्वांटिटीज को भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखने वाले हैं। b से लेके o तक का डिस्टेंस जो है दैट इज u एंड एक्चुअली माइनस u, सही है। देन b डैश o, जो b डैश o है दैट इज v एंड दैट विल बी पॉजिटिव v, एंड सिमिलरली ओ एफ विल बी पॉजिटिव एफ। जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की लाइट की डायरेक्शन में है उनको हमने पॉजिटिव कंसीडर किया, एंड जो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट है उनको हमने नेगेटिव कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल द यू। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस चीज़ को। सो आई विल बी गेटिंग माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। एंड अब अगर आपको याद है हमने मिरर फॉर्मूला में भी एक स्टेप किया था, डिवाइडिंग both sides by UVF, ठीक है। UVF से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो UV और UV कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -1/f, प्लस यहाँ U और F कटेगा, बचेगा 1/v, एंड यहाँ V और F कट जाएगा, सिर्फ बचने वाला है 1/u, ठीक है। एंड अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने इस टर्म को यहाँ पे ले आए, ये बन गया 1/v माइनस 1/u, एंड इन नेगेटिव टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे और ये हो जाने वाले पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है यहाँ पे मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन, जो मर्जी इसको कह लो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके बेसिस पे क्लास 10th में भी आपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, एंड इट इज़ पॉसिबल कि क्लास 12th में भी इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकें। अब लेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो मैग्निफिकेशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h। जो h है ये इमेज की हाइट है, जो h है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। एंड अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करते हैं जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी डैश, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल्स टू बी ओ डिवाइडेड बाई बी डैश ओ। अब जो ए बी है ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, एंड यहाँ पे जो बी ओ रहेगा, गौर करो बी ओ जो है वो यू है एंड बी डैश ओ वी है। सो यहाँ बन जा रहा है यू, यहाँ आ रहा है वी, सही है। अब हमें एच डैश अपॉन एच चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देते हैं बोथ साइड, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एच डैश अपॉन एच दैट इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई यू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन produced by a lens. Our next topic is combination of the thin lenses in the contact. दो पतले पतले लेंसेज को बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रख दिया तो ओवरऑल उनकी फोकल लेंथ कैसी होगी या ओवरऑल पावर कैसी होगी, दिस वी हैव टू फाइंड। सो पहले कंसिडर करते हैं कि अगर एक सिंगल लेंस यहाँ पे होता, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये गई इंसिडेंट रे, और कुछ इस तरह से जो ये डॉटेड लाइन से दिखा रखा है ये रिफ्रैक्टेड रे दिखा रखी है, एंड जो इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। दैट मीन्स सिंगल लेंस अगर होता तो जो इमेज बनती वो कहाँ पे बनती,
एस पॉइंट पे बनती, I1 पे बनती। देन अगर दो लेंसेज को इस तरह से हमने रख दिया तो ऑब्वियसली, बिकॉज ये कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, दो लेंसेज हैं तो ऑब्वियसली और ज़्यादा कन्वर्ज करेंगे, बिकॉज ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स इतना तो श्योर है कि लाइट बहुत जल्दी यहाँ पे बेंड हो जाएगी। दैट मीन्स बहुत कम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट से समवेयर अराउंड हियर एट पॉइंट आई यहाँ पे इमेज बन रही है, ओवरऑल इमेज, बिकॉज ऑफ दीज टू लेंसेज। सही है। अब जो डिस्टेंसेस हमने कंसिडर करने हैं, ना तो इसके सेंटर से ना तो इसके सेंटर से कंसिडर करे गए हैं, दोनों के म्यूचुअल जो सेंटर है वहाँ से कंसिडर करे गए हैं, बिकॉज अगेन दोनों लेंसेज बहुत पतले पतले हैं, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से कोई डिस्टेंस मेजर करूँ या फिर बिल्कुल सेंटर से मेजर करूँ। ठीक है ना, दैट्स वाई दोनों का सेंटर ले लिया। चलो, सो दिस इज़ यू, दिस इज़ वी जो फाइनल इमेज बन रही है, एंड दिस इज़ V1 जो एक सिंगल लेंस की वजह से इमेज बनती है, वो यहाँ पे बनती। ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहले लेंस की बात करता हूँ, सिंगल लेंस की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेंस इक्वेशन को 1/V1 माइनस 1/U, दैट इज इक्वल्स टू 1/F। सही है। F की बजाय बल्कि यहाँ पे मुझे F1 लिखना चाहिए, बिकॉज ये जो फोकल लेंथ रहेगी ये किसकी रहेगी, पहले लेंस की रहेगी, है ना। देन अगर बात करते हैं सेकंड लेंस की, तो उसके लिए मिरर कह रहा हूँ, लेंस इक्वेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/V, ठीक है, माइनस 1/, अब यहाँ पे U की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या रखेंगे। अब वही बात आ जाती है जो हमने पहले भी डिस्कस करी, कि पहला लेंस जहां पे ये इमेज फॉर्म कर रहा है, जिसको हम इंटरमीडिएट एक इमेज की तरह से सोच सकते हैं, वही जो इमेज है वो एक तरह का वर्चुअल इमेज के तौर पे काम करेगी फॉर द सेकंड लेंस। सही है ना। दैट मीन्स आप ऐसा मान सकते हो सेकंड लेंस के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस कर रखा है, वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो U की जगह पे यहाँ हम ये वाला डिस्टेंस लेने वाले हैं, जो कि क्या कहलाएगा, V1 कहलाएगा। दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस। सही है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, एंड दोनों को हम कर देते हैं ऐड, एडिंग 1 एंड 2। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या कुछ ऐसा है जो आपस में कट सकता है, लेट्स सी, 1/V1 माइनस 1/V1, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। बचेगा क्या, 1/V माइनस 1/U, दैट इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। सही है। बट गौर करो जी, 1/V माइनस 1/U है, ये तो कुछ कुछ उसी तरह की फॉर्मेशन ले रहा है जो हमने लेंस इक्वेशन पढ़ रखी है, दैट किसी भी लेंस के केस में अगर इमेज बन रही है V पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है U डिस्टेंस अवे, है ना, तो 1/V माइनस 1/U जो होता है वो इक्वल होता है 1/F के, वे F इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। अब यहाँ पे 1/V माइनस 1/U को भी मैं 1/F लिख सकता हूँ, बट जो ये F रहेगी ये ओवरऑल फोकल लेंथ रहने वाली है इन दोनों की वजह से। ठीक है। So that is equals to 1/F1 plus 1/F2. So this is very important result। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, देखो 1/F जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/F1 प्लस 1/F2 के। दैट मीन्स जब भी आपको लेंसेज की फोकल लेंथ वगैरह को ऐड करना है तो आपको रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रख लो। सेकेंडली, अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखना हो, 1/F को मैं P लिख सकता हूँ, बिकॉज फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होती है, एंड 1/F1 हो जाएगा P1, एंड सिमिलरली 1/F2 हो जाएगा P2। दैट मीन्स पावर्स को ऐड करना बहुत आसान है। पावर्स को जब भी ऐड करना है तो हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दो लेंसेज हैं, जो पहला लेंस है उसकी जो पावर दे रखी है दैट इज +5 डायोप्टर, दूसरा लेंस है उसकी जो पावर दे रखी है दैट इज +2 डायोप्टर। तो जो ओवरऑल पावर होगी वो कितनी होगी, P1 प्लस P2, दैट मीन्स 7 डायोप्टर। सिमिलरली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली एग्जांपल ले लेते हैं। P1 जो है वो है +4 डायोप्टर का, दूसरा जो लेंस है वो है मान लेते हैं -2 डायोप्टर का। अब जो ओवरऑल पावर रहने वाली है, इक्विवेलेंट पावर रहने वाली है, वो कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2, दैट मीन्स 4D माइनस 2D, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 डायोप्टर। ठीक है।
एंड सेम अगर हमें फोकल लेंथ के केस में काम करना हो, मान लेते हैं पहले लेंस की फोकल लेंथ है लेट्स से 10 सेंटीमीटर, दूसरा कोई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं नेगेटिव, मान लें एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है -5 सेंटीमीटर। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5, माइनस ये वाला लिया है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव आता, दैट इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 2/10। ठीक है, सो 10 ऊपर आएगा 1 - 2, सो -1/10। अब गौर करो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास फिलहाल क्या है, 1/f है जो कि कितना निकल के आया, -1/10, बट हमें तो चाहिए f, तो हम करेंगे रेसिप्रोकल दोनों तरफ, तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें प्रोसीड करना है इन दीज न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बस बेसिक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि फोकल लेंथ को ऐड करना है तो रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, एंड पावर को ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, दैट्स इट।